हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो मेरे पास अभी रिसेंटली कमेंट्स आए हैं। उनमें से मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो नंबर 1, हम कैसे अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं स्पीच में, कैसे हम ट्राई कर सकते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने में इंटरेस्टेड रहें। नंबर 2, रिकॉलिंग मतलब कैसे बच्चे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को याद रखें कि हमने क्या किया था, जब हम उनसे पूछे तो वो बता पाएँ, तो रिकॉलिंग। एंड नंबर 3, लॉन्ग डिस्टेंस कमांड, कि बच्चे कैसे लॉन्ग डिस्टेंस वे में भी याद कर सकते हैं कि जो हमने उन्हें कमांड दिया था उनके सामने नहीं है फिर भी उन्हें याद है कि हमने उनसे क्या बोला था। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा कि हम क्या करें कि बच्चा स्पीच में इंटरेस्ट ले और बच्चा सीखना चाहे कि कैसे बोलते हैं। तो नंबर 1 रूल इज सिंप्लीफिकेशन, कि आप उस चीज़ को, हर टास्क को बहुत सिंपल रखिए, कि आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लीजिए और उससे बच्चों को सिखाने का ट्राई कीजिए। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने ईशा को कैसे इंटरेस्ट उसमें कैसे डेवलप किया था कि वो बोले। जैसे कि उसका सबसे फेवरेट गेम जो होता था कैच एंड थ्रो, तो मैं उसके साथ वो गेम प्ले करती थी और मैं उसके साथ उसको बॉल देती थी। पहले तो मैं अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन में बोलती थी कि चलो ईशा खेलेंगे, मज़ा करेंगे, खूब मज़ा आएगा। ओके ईशा, मम्मा थ्रो कर रही है, ईशा कैच कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कैच एंड थ्रो 2 वर्ड से उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उसके बाद जैसे ईशा से मिस हो गया, ओ मिस हो गया, मम्मा ने कैच कर लिया, हो ईशा का दोबारा मिस हो गया, तो मैंने यहाँ पर उसे दिया मिस हो गया, मम्मा ने कैच कर लिया, उप्स फिर से मिस हो गया। तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स उसे दे दिए सिंपल। कुछ बच्चों को बबल्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आपने बबल्स ब्लो किया, आपने बोला ब्लो ब्लो। उसके बाद जब बबल्स आ गए तो हमने किया पॉप 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 पॉप, तो हमने न्यू वर्ड दिया पॉप पॉप पॉप। ओ यू वांट मोर बबल्स, से मोर मोर। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चा, जब आप इसको कई बार कराओगे तो आप देखोगे कि बच्चे में ऑटोमेटिकली जो वर्ड्स आप रेगुलर यूज़ करते हो वो बच्चा खुद यूज़ करने लगा है। तो फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, कि आपको हर टास्क को बहुत सिंपल रखना है। सेकंड है कि आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देना है कि वो हम तो जीत गए, वो मज़ा आया, ये खूब मस्ती करी। तो बच्चे को जो है हर समय रिवॉर्ड्स नहीं चाहिए होते हैं। कई बार आपकी हैप्पीनेस और आपका जो इंगेजमेंट का लेवल होता है, जो आप उसके साथ जो इंजॉय करते हो, वो भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बनता है। तो बच्चे के साथ प्ले करना, हर चीज़ उसे प्ले थेरेपी से सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें प्ले थेरेपी की हेल्प लेनी है। अगर बच्चा स्पीच सेशन में आपको प्रॉब्लम कर रहा है या फिर बच्चा आपसे प्रॉपर बैठ के स्पीच थेरेपिस्ट का नहीं बैठ के कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको प्ले थेरेपी से सिखाना है। इस तरीके से हर चीज़ डिज़ाइन कीजिए कि आप उसके साथ खेलते खेलते उसको स्पीच सिखा रहे हैं। तो ईशा के साथ बैठ करके वो उसने स्पीच कभी नहीं सीखी, उसने प्ले थेरेपी से ही स्पीच सीखी। तो आपको इस बच्चों के इंटरेस्ट लेने हैं और उस इंटरेस्ट को लेकर के कैसे आप बच्चे को स्पीच दे सकते हो, कैसे उसको न्यू वोकेबुलरी दे सकते हो, इस चीज़ पे काम करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, प्रॉब्लम इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, लेकिन जैसे कि आपने उसके कुछ वीडियोज़ में भी देखा होगा कि वो प्रॉब्लम वर्ड का बहुत यूज़ करती है। तो जैसे मैं उसके साथ बोलती थी कि ईशा कहीं स्टक हुई, ओह प्रॉब्लम हो गई तुमको, तो दांत में दर्द, टीथ में प्रॉब्लम हो गई है। तो डिफ़िकल्ट वर्ड भी आपको उसके नॉर्मल, जैसा हम एग्जैक्टली चाहते हैं ना बच्चा बोले, हमें उसके सामने वैसा ही बोलना है। थर्ड है कि हमें बच्चे के सामने वैसे ही बिहेव करना है जैसे हम चाहते हैं कि बच्चा बच्चे की तरह बिहेव करे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज कीजिए मैं बोलूँगी, मेरी एक नॉर्मल लैंग्वेज मम्मा की क्या होगी, ये क्या कर दिया, अरे ऐसे क्यों किया, ये मेरी लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप देखो कि एक 4 साल का 5 साल का बच्चा कैसे, मम्मा ये क्या किया, हाँ ये क्या हो गया, मम्मा ये कौन आया। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा दिखा रही हूँ जैसा कि एक 4-5 साल का बच्चा बोलता है, विद एक्सप्रेशंस। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो बच्चों वाला है। अब नहीं बोलते से हाँ ये क्या किया। कुछ टाइम के लिए आपको बच्चे के सामने ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जो उसकी एज के बच्चे जैसे बिहेव करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत जल्दी पीयर ग्रुप नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है, उनके सामने वैसा बिहेव करना है कि बच्चे हमको देख करके हमारे जैसे बने। तो एक्चुअली में हम क्या दे रहे हैं बच्चों को, उनकी मिरर इमेज दे रहे हैं कि देखो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरीके से बोले, ऐसे करे, ओ मम्मा फिर से जीत गई, अरे यार मैं तो फिर से हार गई,
बिलीव मैं ईशा के साथ ऐसे ही खेलती हूँ ताकि ईशा उन इमोशंस को, उन एक्सप्रेशंस को पढ़ पाए। अगर हम बोले अरे यार ये तो फिर से जीत गया, तो ये कौन सी एज की बात है? ये बड़े बच्चे करेंगे ऐसा, या हमारी एज के लोग करेंगे। बट अगर हम बच्चे का बोलो ये क्या हो गया, तो ये सारे एक्सप्रेशंस, ये सारे इमोशंस आपको उनको प्ले थेरेपी के थ्रू देने हैं। आप जैसा चाहते हो बच्चा बोले, विथ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, विथ फुल इमोशंस, वैसे ही आपको बनना है। मतलब आपको बच्चे के सामने वैसे ही बिहेव करना है जैसा आप चाहते हो कि बच्चा करे। बच्चा आपको तुरंत के तुरंत, आपको कुछ ही दिनों में दिखेगा बच्चा आपकी तरह बिहेव करने लगा है। तो अगर आप चाहते हो, हम बोलते हैं ना कि बच्चे वही बिहेव करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं, तो मैंने ईशा के साथ ये करते हुए देखा है। वो कई बार मेरी तरह ही बोलने लग जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं बोल रही हूँ। तो मैंने उसके बाद एक मेरे स्पीच थेरेपिस्ट ने बात बोली थी कि प्लीज़ आप ऐसे बिहेव कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि बच्चा बोले। तो ईशा ने कुछ टाइम के बाद वैसा ही बोलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं कि बच्चे को जो है आप ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे कीजिए। ऐसा नहीं कि आज आपने करवाया कल छोड़ दिया, कल कुछ काम आ गया तो छूट गया। ये जो भी चीज़ आपकी प्ले थेरेपी है ना, ये रेगुलर बेसिस पे देनी है आपको। और बिलीव मी, इस चीज़ से बच्चे बहुत ज़्यादा इनकरेज होते हैं और बच्चों में आप रियली इम्प्रूवमेंट देखोगे। मैंने देखा है, मैं आपसे बोल रही हूँ, एक बार आप ट्राई करके देखो, ज़रूर बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकॉलिंग। ओके, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम रिकॉलिंग कैसे सिखाएं। तो ईशा में रिकॉलिंग नहीं थी। मैं आज बताऊं तो ईशा में रिकॉलिंग 90% है। तो ईशा मुझे सब कुछ बता पाती कि उसने क्या किया था, क्या खाया था, कहाँ गई थी, कौन आया था, पार्क में कौन मिला था, पार्क में क्या किया था, तो वो मुझे सब कुछ बताती है। तो अब हम रिकॉलिंग पे काम कैसे करेंगे, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके बच्चे को रिकॉलिंग का प्रॉब्लम है तो मतलब कि वो चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है। जैसे सपोज कीजिए, हम जब कार की पिक्चर दिखाते हैं तो हम बोलते हैं इसमें कितने व्हील्स हैं, तो बच्चा बताता है काउंट करके 4। अब वो कार आप नहीं दिखाएंगे बच्चे को और बोलेंगे कार में कितने व्हील्स होते हैं, तो क्या वो विजुअलाइज करके सोच पा रहे कि 4 व्हील्स होते हैं? शायद नहीं। अगर आपने उसे नहीं बताया है कि कार में 4 व्हील्स होते हैं और वो आपको नहीं बता पा रहा है, दैट मीन्स कि वो चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या देना, उन्हें विजुअल मेमोरी देनी है। अब हम कैसे काम करेंगे, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रिकॉलिंग कहाँ पे काम करती है, तुमने क्या खाया था, तुम कहाँ गए थे, तुम किसके साथ गए थे, तुमने पार्क में क्या क्या किया, तुम्हें पार्क में कौन मिला था, आज कौन आया था। ये सारे क्वेश्चंस हमारे रिकॉलिंग से, आज स्कूल में क्या हुआ था, आज टीचर ने क्या कहा था। तो ये सारी चीज़ें रिकॉलिंग से रिलेटेड है। अब हम इस पर काम कैसे करेंगे? अगर बच्चा विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है तो हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे। जैसे कि आप बोलोगे कि सपोज आप 3 लोग हैं, मम्मा, डैडी और बच्चा। आप बोलोगे ओ आज डैडी ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, वाह ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। अब डैडी उस रूम में नहीं है, आपने 15 मिनट बाद पूछा डैडी ने कौन से कलर की शर्ट पहनी है, बच्चा भूल गया, याद ही नहीं आ रहा। जाओ देख करके आओ डैडी ने कौन से कलर की शर्ट पहनी है। बच्चा नहीं जा रहा, भूल गया। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कमांड में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपने क्या किया, उसके बाद आपने बच्चे को लेके गए और दिखाया कि ओह देखो डैडी ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है। उसे 10-15 मिनट फिर सेम क्वेश्चन पूछा, उसने फिर जवाब नहीं दिया, आपने फिर से उसे जाकर के बोला। मतलब कि जो सिचुएशन नहीं है या जो पर्सन नहीं है, हमने उसके बारे में बात करी और उसके बारे में बच्चे ने विजुअलाइज करके आपको बताया। तो ये मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही आपको हर एक्टिविटी में करना है। जैसे कि आपने उसे कुछ ब्रेकफास्ट में खिलाया, सपोज आपने उसको ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खिलाया, आपने एक उसकी फ़ोटो खींच ली, उसकी खाते हुई फ़ोटो खींच ली, एक वीडियो बना लिया। थोड़ी देर में पूछा कि तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो बच्चा भूल गया, बच्चे ने नहीं बताया। तो आपने उसको वीडियो दिखाया, देखो तुमने ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खाया था। थोड़ी देर बाद आपने फिर से पूछा तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो बच्चे को याद नहीं आ रहा। आपने प्रॉम्प्ट दिया ओ, तो उसने सोचा और उसने बोला ऑमलेट। आपने 3rd टाइम पूछा तो बच्चे ने फिर आपको जवाब नहीं दिया। आपने बोला वही चीज़ जो एग से बनती है, जिसका मैंने तुमको वीडियो दिखाया था। तो बच्चे को धीरे धीरे याद आने लग जाएगा, ओके ऑमलेट था। इस तरीके से आपको हर चीज़ में काम करना है। आप कहीं गए थे,
किसी मॉल में गए थे, आप वहाँ पे जाएंगे, उसकी फ़ोटो खींचेंगे, उसके वीडियोस बनाएंगे, घर आएंगे, आप पूछेंगे हम कहाँ गए थे, उसको याद नहीं आ रहा है, आप उसको वीडियो दिखाओगे, वीडियो देख के बोलोगे ये कौन सी जगह है, बच्चा बताएगा ये तो मॉल है। तो हम कहाँ गए थे, मॉल गए थे। आपने वीडियो ऑफ कर दिया, थोड़ा हम कहाँ गए थे, तो बच्चा सोचेगा और आपको आंसर देगा या नहीं दे पाएगा। आपको इसकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करानी है। हमारे यहाँ कोई आया था, कोई आया, आपने उसकी फ़ोटो खींच ली, हमारे यहाँ कौन आया था, तो बच्चे ने सोचा नहीं आंसर दे पाया, तो आपको उसे फ़ोटो दिखानी है। हर चीज़ में उसकी विजुअल मेमोरी को बढ़ाना है। तो धीरे धीरे बच्चों की जब प्रैक्टिस होती जाती है ना, तो बच्चे बताने लग जाते हैं। जैसे ईशा का ये है कि पहले वो नहीं बता पाती थी, लेकिन अब वो बता पाती है। हर एक्टिविटी में आपको उससे पूछना है, अभी मम्मा ने होमवर्क कराया था तो क्या कराया था, नहीं याद है तुरंत दिखाने, देखो ये होमवर्क कराया था, क्या कराया था, ये कराया था। तो हर चीज़ में उसको विजुअल मेमोरी देनी है। इस तरीके से आप देखोगे बच्चे की धीरे धीरे ना ये जो रिकॉर्डिंग है ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज कीजिए आपकी फैमिली में 3 से 4 मेंबर हैं। आप बच्चे से बोलोगे एक काम करो, प्लेट्स लगा दो डाइनिंग टेबल पर। अब वो प्लेट्स निकालेगा तो उसे क्या करना है, विजुअलाइज। 1 प्लेट मम्मा के लिए, 1 प्लेट डैडी के लिए, 1 प्लेट मेरी सिस्टर के लिए और 1 प्लेट मेरे लिए। तो क्या बच्चा विजुअलाइज कर पा रहे, तो आप उसे ये हर चीज़ में आप बच्चे को विजुअलाइज करने पर उस पर फोकस करोगे। तो ये तो हो गया रिकॉर्डिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कमांड। इस पे काम कैसे करना है मैं अगर आपको बता दूं तो ईशा भी इसमें स्ट्रगल करती है, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा करती है। मैं अभी भी इसमें स्ट्रगल कर रही हूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं आज भी वर्क कर रही हूँ। तो लॉन्ग डिस्टेंस कमांड क्या होता है कि सपोज मैंने मेरे बच्चे से बोला कि तुम एक काम करो, जो किचन में फ्रिज में वाटर बॉटल रखी है ना, वो वाटर बॉटल ले आओ क्योंकि मुझे ना बहुत प्यास लगी है। बच्चा गया, किचन तक तो गया, पर भूल गया आया क्यों था, कहीं और चला गया। तो अब इस लेवल पे मैं क्या करूँगी, मैं ईशा से बोलूँगी ईशा मैंने वाटर बॉटल बोला था, पानी नहीं लाया मम्मा के लिए। तो फिर गया, फिर वहाँ घूमा, फिर वापस आ गया। अब आप बच्चे के साथ जाओगे और बोलोगे ईशा मुझे वाटर बॉटल चाहिए। आप ईशा के पीछे खड़े होगे, फ्रिज खोलो, वाटर बॉटल निकालो और आप चले जाओगे बोलते हुए कि मेरे लिए पानी लेकर के बेडरूम तक आओ। वो बच्चा लेकर आएगा। ये तो मैं आपको एक एक्टिविटी बता रही हूँ। सेम ईशा जाओ, बाहर जो फैन चल रहा है लिविंग रूम में उसे ऑफ करके आ जाओ। तो बच्चा गया, भूल गया, आपने वहीं से बोला ईशा फैन ऑफ किया क्या, उसने फैन ऑफ कर दिया। अब आते हैं हम, ये तो हमने सिर्फ एक टास्क दिया और टास्क बच्चे से बोला कि ये करके आओ, ये गूगल। अभी ईशा इस जगह पर है कि अगर मैं उससे बोलती हूँ कि ईशा ये कर दो, ये ला दो, ये पहुंचा दो, ऐसा कर दो, ये कपड़े उठा के लॉन्ड्री बास्केट में डाल दो, ये प्लेट सिंक में डाल दो, इसके लिए उसका दिमाग ना ट्यून्ड हो गया है, तो वो ये कर लेती है। वो स्ट्रगल कहाँ करती है, ईशा जाओ डैडी से बोलो कि मम्मा बुला रही है। तो वो डैडी के बगल में जाती है और खड़ी हो जाती है, भूल जाती है कि बोलना क्या है। तो यहाँ पे कैसे काम करना है, आपको बच्चे के डैडी को बुलाना है रूम में और बोलना है, डिस्टेंस बहुत छोटी रखनी है, एक ही रूम में है, एक बेड पे बैठा है, एक दूसरी जगह पे बैठा है। ईशा डैडी से बोलो कि मुझे पेन चाहिए। बच्चा गया डैडी के पास जाकर खड़ा हो गया, ईशा पेन पेन। तब ईशा बोलती है पेन चाहिए। मैं बोलती हूँ नहीं ईशा बोलो मम्मा को पेन चाहिए, पेन दे दो। फिर ईशा वो रिपीट करती है। अब हमें डिस्टेंस बढ़ानी है। अब मैं ईशा के फादर को दूसरे रूम में भेजूंगी और यही सेम कमांड बोलूंगी, ईशा जाओ डैडी से बोलो मम्मा को पेन चाहिए। वो जाएगी और बोलेगी पेन। तो वहाँ पर उसके फादर बोलेंगे पूरा सेंटेंस बोलो, मम्मा को पेन चाहिए, पेन दे दो। तो उसके डैडी दे देंगे। धीरे धीरे मैं डिस्टेंसेस बढ़ाती जानी। यहाँ पे ईशा स्ट्रगल करती है, यहाँ पे ईशा नहीं बोल पाती है, भूल जाती है, या मैं बोलूँगी 25% बोल भी देती है, जाके बस खड़ी हो जाती है कि वो खुद ही इंसान समझ जाए क्या करना है, नहीं तो वो खुद पेन ढूंढने लग जाती है। अरे कौन बोलने का झंझट करे, मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रगल करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जब मुझे ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल होता है, लेकिन शायद इन लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है उस मेमोरी में वो चीज़ एक्टिव रखकर बिना कुछ सोचे हुए जा करके लोगों से बात करना, ये इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। अब एक और चीज़ पे मैं काम करती हूँ जो लॉन्ग डिस्टेंस में ही होता है। जैसे कि ईशा में प्रॉब्लम है कि ईशा को अगर मम्मा चाहिए तो वो बेडरूम से मेरे पास पूरा किचन तक आती है, बोलती है मम्मा चलो। लेकिन वो ये काम बेडरूम से बैठ के भी तो कर सकती थी ना, मम्मा काम नहीं बोलती है। तो मैं उसकी प्रैक्टिस कराती हूँ। मैं उसे वहीं पे बोलती हूँ अब तुम दोबारा बेडरूम में जाओ और मुझसे बोलो मम्मा
कम, मैं तभी आऊँगी। और ऐसे में मेरे काफ़ी ट्रायल्स लगते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा मैं किचन में और मैं बोलूँ ईशा, तो वो आके मेरे पास आ जाती है किचन में। वहाँ से नहीं बोलेगी हाँ मम्मा मैं बेडरूम में हूँ। इसकी भी मुझे प्रैक्टिस करानी पड़ती। उसको ये समझ में नहीं आता कि क्या ज़रूरत है हाँ मम्मा बोलने की। तो यहाँ पे मैं स्ट्रगल करती हूँ, लेकिन यही स्ट्रेटजीज़ हैं जो मुझे थेरेपिस्ट ने बताई हैं और मैं इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही हूँ। तो लॉन्ग डिस्टेंस कमांड में धीरे धीरे डिस्टेंसेस बढ़ानी है। जब आपको दिखता है छोटी डिस्टेंस पे बच्चा काम कर रहा है तो धीरे धीरे डिस्टेंसेस बढ़ाते जाना है और इसमें कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। तो ईशा लॉन्ग डिस्टेंस कमांड तो फॉलो करती है, बट जहाँ पे 2 लोगों का रोल आ जाता है वहाँ पर वो नहीं कर पाती है। तो आई होप हम दोनों इसमें सक्सेसफुल हों, हम सभी लोग। और आई होप कि आज की कुछ ट्रिक्स आपके काम आएँ और आप लोग इस चीज़ में आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू।